कोई अन्य अपराध करने के उद्देश्य से संपत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण। तो ये आपका जो है वो है 441 से लेकर 462 तक, ठीक, 462 तक। तो ये आपका जो है वर्गीकरण देखिए, पहला जो है 378 से 424, ये क्या बताता है आपका कि संपत्ति से वंचित करने के हिसाब से। तो जब कोई किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित कर दिया जाता है, अर्थात उससे उसकी संपत्ति को किसी अन्य तरीके से मतलब विधि विरुद्ध तरीके से उससे छीन लिया जाए, ठीक है, तो वह चीजों को बताया 378 से लेकर 424 में। तो इसमें कौन कौन से अपराध आते हैं आपका? पहला आता है आपका चोरी, दूसरा आता है आपका उद्यापन जिसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं, तीसरा आता है आपका लूट, चौथा आता है डकैती, पांचवा आता है संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग, छठवा है आपराधिक न्यासभंग, सातवां है चुराई गई संपत्ति प्राप्त करना, आठवां है छल, और नौवा है कपटपूर्ण विलेख द्वारा संपत्ति का व्ययन। तो इस तरह की जो है कि संपत्ति को से वंचित करने के संबंध में जो उपबंध है वो आपका 378 से 424 में बताया। फिर 425 से 440 क्या है, यह आप जो है ये आपका है कि जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को क्षति कर देता है, अर्थात क्या है, पहले तरीके में क्या किया, वो उसकी संपत्ति को छीन ले रहा, उससे भी उसको नुकसान होगा ही, लेकिन क्या है यहाँ पे छीन कर वो अपने प्रयोग में कर लाएगा। लेकिन दूसरा जो दूसरे भाग में जो विभाजन बताया गया है वो 425 से लेकर 440 में, इसमें क्या है कि संपत्ति का आप क्या करते हैं की क्षति कारित करते हैं, अर्थात उसको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उसमें आग लगा देते हैं, उसको उसको जैसे किसी का मोबाइल उसको पानी में फेंक देते हैं, और भी अन्य तरीके से जिससे क्या है उसको क्षति कारित हो, बल्कि आपको कोई लाभ हो या ना हो, ठीक है। तो इन सारी चीजों में क्या आपका आता है, रिष्टि आता है जिसको मिसचिफ बोलते हैं, और भी इसके तहत अन्य अपराध कारित होते हैं जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। तो 425 से लेकर 440 आपको बताता है संपत्ति के क्षति से संबंधित अपराधों के संबंध में। फिर 441 से जो 462 है, जो तीसरा वो है वर्गीकरण, वो क्या है कि कोई अन्य अपराध को करने के उद्देश्य से संपत्ति के अधिकारों का अतिक्रमण। तो जब आप कोई अन्य अपराध करते हो और उस अन्य अपराध को करने के दौरान क्या आप दूसरे की संपत्ति को क्षतिकारित करते हो, अर्थात जैसे ऐसा समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो चोरी करके भाग रहा है, ठीक है, और सामने से कोई गाड़ी आ गई तो उस गाड़ी वाले को वो गोली मार देता है, या गाड़ी में गोली मार देता है, या गाड़ी में आग लगा के भाग जाता है, ठीक है, या किसी वो चोरी करने के बाद वो उस घर में आग लगा देता है। तो उससे क्या हुआ कि एक तो आपका ऊपर वर्णित वाला अपराध तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो बाकी और चीज बची उसका भी वो अधिकारों का क्या कर रहा है, वो अतिक्रमण कर दे रहा है। तो इसके तहत क्या है, आपराधिक अतिचार, गृह अतिचार, फिर आपका गृह भेदन, इस टाइप की चीजें आपकी आती है तृतीय वर्गीकरण में, ठीक है। तो जो अध्याय 17 है उसके लिए आपको याद रखना है कि यह आपका जो अध्याय 17 है वो आपका किससे संबंधित है, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय से संबंधित है, जिसमें 378 से लेकर 462 तक के धाराओं को रखा गया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे चोरी के संबंध में, जो बताया 378 में। तो इसमें बोला गया है कि जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है या कहा जाता है। तो इसको समझने से पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि चोरी होती क्या है। अब जैसे आप समझिए कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए बी की संपत्ति, उस संपत्ति में हम मान लेते हैं शायद वो क्या होगी, एक मोबाइल फोन हो सकता है, चलो ठीक है, एक मोबाइल फोन होगा। अब इस मोबाइल फोन को क्या है, ये किसके वो ये मोबाइल फोन किससे बिलोंग करता है या किसके कब्जे में है, वो बी के कब्जे में है या बी के पास है। अब ए क्या करता है, वह बी से उस मोबाइल को उसकी सहमति के बिना ले लेता है, ठीक है, और उसका आशय कैसा रहता है वहां पे, बेईमानीपूर्ण आशय के साथ होता है। अर्थात क्या है कि ए बी से उसका मोबाइल ले लेता है, किस तरीके से लेता है, अब वो मोबाइल उसके घर में रखा हो तो ले लेता है, या वह ट्रेन में जा रहा तो उससे छीन लेता है, या किसी भी प्रकार से। एक हम सामान्य उदाहरण लेते हैं कि ए बी के घर गया और बी को वहां ना देखते हुए बी के घर जाता है, वहां बैठता है शांति से, और बी को घर में ना पाते हुए उसका मोबाइल जब सामने रखा हुआ रहता है
तो उस मोबाइल को पकड़ता है और लेकर आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे उसने जो कार्य किया वह कार्य क्या होगा आपका, चोरी होगा। अब चोरी कैसे होगा उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहली बात है कि जो मोबाइल है वो किस व्यक्ति के कब्जे में है, वो ए के कब्जे में है क्या, नहीं, वो बी के कब्जे में है। तो यहाँ पे जो मोबाइल है वो बी के कब्जे में है, तो ये आपका एक पहला पॉइंट हो गया, किसी व्यक्ति के कब्जे में से। तो वो बी के कब्जे से ए क्या कर रहा है, उस मोबाइल को ले रहा है, तो उस व्यक्ति की सम्मति के बिना। तो बी से उसने क्या सम्मति ली इस मोबाइल को उठाने के लिए, नहीं ली, तो वो क्या कर रहा है, सम्मति के बिना उसकी संपत्ति को ले रहा है। वो संपत्ति कैसी है, वह संपत्ति आपकी जंगम संपत्ति है, अर्थात मूवेबल प्रॉपर्टी है। मोबाइल जो फोन है वो क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। और उसको जो लेने का आशा है वो क्या है, बेमानीपूर्ण आशय से उसको लेता है। ठीक, और उसको क्या कर रहा है, उसका जो आशा है उस मोबाइल को हटा उठाने के लिए, वो क्या है आपका, बेमानीपूर्ण है। ठीक है, उसकी सम्मति के बिना, उस अन्य व्यक्ति के कब्जे से। और क्या करता है, जैसे ही वह उस संपत्ति को वहां से हटाता है, अर्थात उस घर से जैसे उस मोबाइल को लेकर वो बाहर निकला, तो उसने जो कार्य किया वह क्या आ जाएगा आपका, चोरी के अपराध में के तहत आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोग नोट कर लीजिए कि चोरी के लिए जो आवश्यक तत्व क्या होंगे। पहला होगा आपका अचल संपत्ति, पहला आपका होगा जंगम संपत्ति या चल संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी। दूसरा आपका होगा सहमति के बिना, दूसरा आपका क्या होगा, सहमति के बिना। तीसरा आपका होगा किसी व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति, तो किसी व्यक्ति के कब्जे से, तीसरा पॉइंट आपका हो गया किसी व्यक्ति के कब्जे से। चौथा पॉइंट होगा आपका बेमानीपूर्ण आशय। ठीक है, ये आपका चौथा पॉइंट होगा, बेमानीपूर्ण आशय। पांचवा पॉइंट होगा आपका खटाना। ठीक, तो कोई भी संपत्ति है, वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति के सम्मति के बिना, और वह जंगम संपत्ति हो, उसको बेमानीपूर्ण आशय से हटाता है, तो वह कार्य क्या होगा आपका, चोरी होगा। यहां तक अगर आपको समझ आ गया होगा तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। या जो चोरी का जो की धारा है वह बहुत विस्तृत है, तो आप इसमें समझने का प्रयास कीजिए। ये ऊपर की चीज आपको समझ आ गई, पांच आवश्यक तक समझ आ चुके होंगे, तब हम इसको आगे बढ़ पाएंगे। अगर ऊपर की चीजें क्लियर नहीं होगी तो फिर से मैं बता दूंगा। तो देखते हैं स्पष्टीकरण एक क्या कहता है। जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है, जंगम संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती है। किंतु किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक की जाती है, वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, स्पष्टीकरण क्या बता रहा है आपका, कि उस वस्तु, किसी वस्तु के बारे में बता रहा है जो भूबद्ध है, अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए कि एक पेड़ है। ठीक है, वो भूबद्ध है, अर्थात वो पेड़ क्या है, भूमि से जुड़ा हुआ है, हरा भरा पेड़। तो वो क्या होगा आपका, जंगम संपत्ति के अर्थात वो मूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, वो आपका आएगा अचल संपत्ति के तहत। ठीक है, तो वो जब तक अचल संपत्ति रहेगा, समझ जाइए, जब तक अचल संपत्ति रहेगा, या वह हाँ अचल संपत्ति रहेगा, तब तक क्या होगा, वो चोरी नहीं हो सकती। क्या किसी भूमि की चोरी हो सकती है, नहीं। किसी पेड़ की चोरी भी नहीं हो सकती जब तक उसको काटा ना जाए। किसी फल के फसल की चोरी नहीं हो सकती जब तक उसको काटा ना जाए। किसी दरवाजे की चोरी नहीं हो सकती जब तक उसको वहां से हटाया ना जाए। अर्थात जब तक उसमें कोई पकड़ बंधी हुई है या कोई भूबद्ध चीजें हैं, है ना, तो जब तक उसको क्या है, वो क्या बोल रहा है कि जब तक जंगम संपत्ति ना होने से चोरी का विषय नहीं होती है। तो लेकिन जैसे ही हम किस उस वस्तु को जो भूबद्ध है उसको भूमि से क्या करेंगे, पृथक करेंगे, ऐसा उससे हटा देंगे, तो वैसे हटाने के पश्चात वो क्या हो जाएगी, आपका चोरी का विषय होने योग्य हो जाएगी। ठीक है, तो समझ आ गया स्पष्टीकरण एक। तो कोई भी वस्तु जो भूबद्ध है वो चोरी की विषय वस्तु कब होगी, जैसे ही वो भू से अलग होगी, अर्थात भू से बंधी हुई है। जैसे ही वो जो बंधक है वो छूटेगा, अर्थात जैसे किसी पेड़, जो पेड़ जमीन से जुड़ा हो उसको आप काट देते हैं, कोई फसल जो जमीन से जुड़ी उसको आप काट देते हैं। ठीक है, कोई संपत्ति है, ठीक है, जैसे कोई टावर है, ठीक है, कोई मोबाइल का टावर है, वो जब तक जुड़ा हुआ है भूमि से तब तक वो क्या होगा, चोरी का विषय वस्तु नहीं होगा।
लेकिन जैसे उस टावर को क्या हुआ, नीचे से काट दिए या उसके नट को खोल के निकाल के ले गए, तो वो चोरी की विषय वस्तु हो सकेगी। फिर स्पष्टीकरण 2 क्या कहता है, हटाना जो उसी कार्य द्वारा किया गया है जिससे कि पृथक्करण किया गया चोरी हो सकेगा। ठीक है, तो आपका चोरी का क्या के लिए क्या बताता है कि जैसे ही आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान थोड़ा सा भी खिसकाएंगे, ठीक, वो आपका क्या हो जाएगा, चोरी आ जाएगा। अब इसके लिए ये जरूर, जैसे मैंने आपको ए और बी का एग्जांपल दिया कि मोबाइल को वो हटाता है। अगर मान लो बी आया, मोबाइल उठाया और मोबाइल टेबल पे रखा था, ठीक, लेकिन उसने क्या किया कि बाहर वो लड़का अचानक आ गया, उसका दोस्त जो ए था वो आ गया उसको ढूंढते हुए कि क्या कर रहा है यार, तो वो क्या करता है, उस मोबाइल को ले जाते हुए घर के ही एक ऐसे जगह पे, चाहे वो बेड के नीचे हो सकता है या वो आपका छत के पास हो सकता है, कोई भी ऐसा स्थान जिसके बारे में एक को यह ज्ञात ना हो कि उसका मोबाइल वहां हो सकता है, तो उस मोबाइल को क्या कर रहा है, बंद करके वहां छुपा देता है। तो उसने क्या किया, वहां से उस सामान को वहां जैसे हटाया, ठीक है, तो वह कार्य क्या हो जाएगा, चोरी के अपराध को कारित कर देगा। ठीक, फिर स्पष्टीकरण 3 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज का हटाना कारित करता है तो यह कहा जाता है कि वह उस बाधा बाधा को हटाता है, वह जो उस चीज को हटाने से रोके हुए हो, या जब वह चीज उस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है तथा वह वास्तविकता में उसे हटाता है। अब इसके लिए वही चीज है कि जैसे कोई पेड़ है तो वो कैसे बंधा हुआ रहेगा, वो उसके तने के उसके जड़ से जुड़ा हुआ है जमीन में, तो आप क्या करते हो, तने से काट दिए तो पेड़ अलग। उसी प्रकार जैसे कोई टावर है, वो नट से बंधा हुआ है, तो वो बंधक चीजें है ना, वो नट जो है वो बंधक है, जैसे ही आप नट हटाओगे तो ऑटोमेटिक पता है कि वो जो ऊपर में जो खड़ा हुआ चीज है, ठीक है, वो टावर, वो क्या होगा, वहां पे गिर जाएगा, तो उसको आसानी से आदमी ले जा सकता है। उसी तरह मान लो, ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी चीज अगर बंधी हुई है और आप उसका बंधक को खोलते हो, जैसे आप किसी भी लॉक को आप तोड़ते हो, तो क्या हो जाएगा, आप समझा जाएगा कि आप उस चीज से उसको पृथक करते हो। जैसे दुकान में शटर लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है, तो आप ताला खोलते हो, इसका मतलब यह है कि आप शटर खोलोगे और अंदर की सामान कोई ना कोई चीज को हटाओ। तो जैसे ही आपने वो ताला खोला तो आपने चोरी का प्रयत्न प्रारंभ कर दिया, और जैसे आप उस कार्य को करेंगे तो चोरी का अपराध पूर्ण हो जाएगा। ठीक, फिर स्पष्टीकरण 4 है, वह कहता है कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु का हटाना कारित करता है, उस जीव जंतु को हटाता है, यह कहा जाता है, और यह कहा जाता है कि वह ऐसे हर एक चीज को हटाता है जो इस प्रकार की उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा हटाई जाती है। तो देखिए, जो आपका ये धारा 378 है, इसका जो वर्णन है, इसको विस्तृत रूप में देने के लिए स्पष्टीकरण 4 को रखा गया है। तो इसके तहत क्या बोला गया है कि जीव जंतु को इस श्रेणी में लाया गया है कि जीव जंतु को भी, ये देखो क्या बोल रहे हैं कि वह व्यक्ति जो किसी साधन द्वारा किसी जीव जंतु को हटाने कारित करता है, ठीक। अब ये जीव जंतु की चोरी के संबंध में, जैसे किसी जानवर से संबंधित, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, घोड़ा, हाथी, इन सारी चीजों के तौर पे है ये। तो जैसे आप ये समझिए कि कोई व्यक्ति है, एक कुत्ता है या एक कोई पालतू जानवर है जो किसी के घर के बाहर खड़ा हुआ है या बंधा हुआ है, ठीक है, तो यदि उसका क्या है, बंधक खोल के उस कुत्ते को ले जाने का प्रयास करेगा तो चोरी हो। लेकिन मान लो कुत्ता नहीं बंधा है, वहां पे शांति से खड़ा हुआ है, घूम रहा वहीं पे, अब एक व्यक्ति आता है, उसको क्या करता है, खाने का लालच देता है, कुछ भी ऐसे दिखाता है कि खाने पीने की चीजें, और उस लालच में आकर वह जो जानवर है या जो भी जीव जंतु है वो क्या करता है, उस स्थान से, जो भी उस परिसर में वो रहता है, उस स्थान से वो आगे बढ़ने लगता है, मतलब वो उस व्यक्ति की तरफ बढ़ने लगता है। तो जैसे ही वो गति उसको प्रदान की जाती है या उस प्रकार की कोई भी जो क्रिया की जा रही, कोई भी एक्शन जो लिया जा रहा है, उससे उत्पन्न की गई गति के परिणाम स्वरूप, जो भी गति उससे उत्पन्न हुई है, उसके परिणाम स्वरूप उस जीव जंतु द्वारा क्या होता है, हटाई जाती है। ठीक है, तो उस जीव जंतु को जैसे हटाया जाता है उस स्थान से दूसरे स्थान, तो भी क्या होगा, वह जो जीव जंतु की चोरी के संदर्भ में आ जाएगा, और वहां पे हम मान लेंगे कि उस पशु या जीव जंतु की चोरी कारित की गई है। ठीक, फिर जो स्पष्टीकरण 5 आपका है, वह बताता है कि परिभाषा में वर्णित सम्मति अभिव्यक्त या विवेक्षित हो सकती है, और वह या तो कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो उस प्रयोजन के लिए अभिव्यक्त या विवेक्षित प्राधिकार रखता है, दी जा सकती है। तो यहाँ पे जो सम्मति या सहमति या कंसेंट, ठीक है, इसकी जो बात कही गई है उसके संबंध में है कि जो भी सहमति की बात करेंगे तो वो दो टाइप से हो सकेगा। आपका पहला होगा अभिव्यक्त हो सकेगा, दूसरा होगा आपका विवेक्षित हो सकता है।
अर्थात अभिव्यक्त रूप से क्या है कि सहमति अर्थात ऐसा कि जैसे आप किसी दोस्त के घर गए और आपके दोस्त ने कहा कि अरे भाई मेरा फोन देना जरा, उस कमरे से लेकर आ जाना, तो उसने सहमति दे दी क्या आपको उस फोन को पकड़ने की, उसको कब्जे से हटाने की और सारी चीजें, तो वहां पे ऐसा कार्य क्या होगा आपका, चोरी में नहीं होगा। या विवक्षित में ऐसा होगा कि वह इशारा कर दे कि आप उसका मोबाइल ले लीजिए, करके उठा लीजिए, जैसे मान लो कुछ कार्य कर रहे हैं यार थोड़ा फोन देख लेना, वो बोल नहीं पाया लेकिन इशारे से ऐसा आपको उत्पन्न किया कि आप उसका फोन रख सकते हैं कुछ देर के लिए, तो वहां पे ऐसी सहमति क्या होगी, विवक्षित भी हो सकती है या अभिव्यक्त भी हो सकती है। ठीक है, तो जो भी जिस व्यक्ति के कब्जे में कोई वस्तु है और उसकी वह सहमति दे देता है, तो वह चीज क्या होगा आपका, चोरी की विषय वस्तु नहीं होगा, वह कार्य क्या होगा आपका, चोरी में तहत नहीं होगा। तो ये आपका स्पष्टीकरण 5 कहता है। यहां तक आपको समझ आ गया। मैसेज करके बता सकते हो, फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके दृष्टांतों को। ठीक है, कौन सा वाला स्पष्टीकरण चाहिए आपको, फिर से एक बार जो समझ नहीं आया। पहला दूसरा समझ आ गया, तीसरा समझ आ गया, पांचवा। तो पांचवा कहता है कि परिभाषा में वर्णित सम्मति, अर्थात यहाँ पे जो परिभाषा दी गई है और यहाँ पे क्या दिया है, सम्मति के बिना जो यहाँ पे शब्द यूज किए गए हैं, ठीक है, उसके संदर्भ में ये बात को कहते हैं स्पष्टीकरण। ठीक, तो परिभाषा में वर्णित सम्मति, तो वह सम्मति को बताया गया कि सम्मति के बिना, अर्थात कि जब किसी की सम्मति के बिना आप कोई कार्य करेंगे तो वो चोरी की विषय वस्तु हो सकती है। जैसे आपके घर में, जैसे आपके घर में जैसे कोई बड़ा आप किसी अन्य व्यक्ति का, चाहे आपके मम्मी पापा, एक सामान्य भाषा की बातें बता रहा हूँ कि उनके, आपको पता है कि उनके जेब में पैसा रहता है या मम्मी के पर्स में पैसा रहता है, आपने उनकी सम्मति के बिना, अर्थात उनसे बिना पूछे उस सामान को लिया, उस पैसे को लिया, ठीक है, चाहे पूरा लिया चाहे आधा लिया चाहे कितना भी लिया, मतलब उसमें मान लो 10 रुपए रखा था, आप लोग 10 रुपए ले लिए, तो यहाँ पे क्या है, उनकी सम्मति के बिना लिया, उनकी जानकारी के अभाव में है। ठीक है, कि आपको पता है कि पैसा वहां रहता है लेकिन उनको ये जानकारी नहीं कि पैसा आपने लिया है, ना आपने उनसे पूछा, ना आपने उनको, उसने आपको परमिशन दी। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि मम्मी ने आपको बोल दिया या आपके घर वालों ने आपको बोला कि उस जगह से जाके आप पैसा ले लीजिए, तो ये क्या हुआ, उनके बोले गए मतलब वो अभिव्यक्त कर दी गई। ठीक है, तो वो जो सम्मति है वो आपके हित में है और उससे क्या आपके द्वारा जो किया कार्य होगा वो चोरी की कोटि में नहीं आएगा। या विवक्षित तौर पे हो सकता है कि आप घर के बाहर हैं, तो मतलब वो घर के बाहर आपको बोले कि जाइए थोड़ा सा घर के अंदर से पैसा ले आइए, तो आप घर के अंदर से पैसा ले आइए, इतना सुनो, आप घर के अंदर जाते हैं और आपको पता है कि पैसा आपने देखा टेबल पे नहीं है, तो आप अलमारी खोले, वहां से पैसा ले लिया और जाके मम्मी को दे देती है। तो ये जो दोनों सम्मति है, वो सम्मति क्या होगी आपकी, अभिव्यक्त भी हो सकती है, विवक्षित भी हो सकती है। अर्थात ये है कि जैसे ही आपकी सम्मति है किसी चीज को लेकर, तो वहां पे जो कार्य होगा वो चोरी नहीं। ठीक है, परमिशन, जो कंसेंट या सहमति जिसको बोलते हैं। ठीक, समझ आ गया। और ये जो सम्मति जो दूसरी लाइन है वो क्या है कि सम्मति केवल और केवल कौन दे सकता है, जिसके कब्जे में वो संपत्ति हो, अर्थात जैसे जो पैसे का, जो पैसे की बात चल रही घर के लिए, तो वो पैसा किसके कब्जे में होना चाहिए, मम्मी के कब्जे में होना चाहिए। अगर किसी वस्तु की बात करें, मोबाइल की बात, तो वो मोबाइल उस व्यक्ति को बिलोंग करना चाहिए और उस व्यक्ति के कब्जे में वो मोबाइल होना चाहिए। ठीक, और उसकी सम्मति उसके लिए नहीं होनी चाहिए, तभी चोरी होगा। ठीक, हम आगे दृष्टांत पढ़ते हैं, जो आपके 5-7 दृष्टांत दिए गए हैं इसमें, उसको पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। बोलता है कि यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से एक वृक्ष बेमानी से लेने के आशय से यह की भूमि पर लगे हुए इस वृक्ष को काट डालता है। यहाँ जो ही कह ने उस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें तो दृष्टांत दिया गया है, तो उसने चोरी की बोला है, तो इसके तहत इसमें क्या होगा, आपके 5 एलिमेंट या 5 आवश्यक तत्व तो आने चाहिए। पहला आवश्यक तत्व है पेड़, पहला होगा आपका अचल संपत्ति या जंगम संपत्ति या चल संपत्ति, सॉरी, अचल संपत्ति है जंगम संपत्ति। तो जो वृक्ष है वो आपका क्या है, अचल संपत्ति है, लेकिन क्या करेंगे, जैसे इसको काट डालेंगे वो क्या हो जाएगी, जंगम संपत्ति हो जाएगी। तो पहली चीज पूरी हो गई। दूसरा चीज है सहमति के बिना, तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि यह की सहमति के बिना उसने किया है कार्य को, तो दूसरा आपका दूसरा क्या आवश्यक तत्व भी आ गया। तीसरा बोला है यह के कब्जे में से एक वृक्ष, ठीक है, तो यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे से, तो दूसरा तीसरा आपका क्या है, एलिमेंट भी आ गया। चौथा आपका एलिमेंट देखते हैं कि बेमानी पूर्णाशय है क्या, तो इसमें बेमानी पूर्णाशय है।
चौथा आप देखते हैं, पांचवा हम देखते हैं क्या उस संपत्ति को हटाता है, अर्थात वो वृक्ष को काट रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, उसको हटाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष को काटना क्या है, वो भूबद्ध चीज को उससे अलग करना है। तो इसमें पांचों चीज आ गए, तो यह कार्य क्या हो जाएगा आपका, चोरी हो जाएगा। क्या कह रहे हैं एक बार पढ़ लेते हैं। यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से एक वृक्ष बेमानी से लेने के आशय से, ठीक, यह की भूमि पर लगे हुए उस वृक्ष को क काट डालता है। यहाँ जो ही क ने इस प्रकार लेने के लिए उस वृक्ष को पृथक किया, उसने चोरी की। समझ आ गया। फिर आगे देखते हैं कि क अपनी जेब में कुत्तों के लिए ललचाने वाली वस्तु रखता है और इस प्रकार यह के कुत्तों को पीछे चलने के लिए उत्प्रेरित करता है। यदि सॉरी, यहाँ यदि क का आशय यह की सम्मति के बिना यह के कब्जे में से उस व्यक्ति कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, तो ज्यों ज्यों ही यह ने कुत्ते के क के पीछे चलना प्रारंभ किया, क ने चोरी की। तो आपको हम लोग यहाँ पे जो दृष्टांत पढ़े थे, स्पष्टीकरण 4, उसकी चीजों को ये कहता है। इसको समझने के लिए हम कर सकते, जो स्पष्टीकरण 4 जो दिया गया है उसके तहत ये चीजें हैं कि एक कुत्ते को ललचाने के लिए क्या है, ललचाने वस्तु दिखाकर उसको उत्प्रेरित करते हैं। किसी भी अब जानवर है, उसको आप कोई भी उसके खाने की चीज दिखाएंगे तो वो क्या होगा, आपकी तरफ क्या होगा, आपकी तरफ आने लगेगा। तो क्या है, आप उसको ललचाने वाली वस्तु देंगे तो वो आपकी तरफ प्रेरित हो जाएगा, और उससे आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वो आपके पीछे आना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो क की है, जो क का वहां पे आशय क्या है, वह है बेईमानीपूर्ण। वो क्या चाहता है कि कुत्ता उसके पीछे आ जाए तो वह उस कुत्ते को अपने पास रख लेगा। तो ऐसा आशय रखते हुए यदि क का आशय यह की सम्मति के बिना, तो जो यह के वो कुत्ता किसका है, यह का है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, यह के कुत्तों को अपने पीछे चलने के लिए प्रेरित करता है, लिखा है। ठीक है, यहाँ पे तो क का तो है नहीं, तो यह का जो कुत्ता है उसकी सहमति के बिना वो कार्य को कर रहा है। तो जैसे ही उसके कब्जे से उस कुत्ते को बेईमानी से लेना हो, और जैसे ही कुत्ता यह के जो यह का कुत्ता वो क के पीछे चलना आरंभ करता है, तो क वहां पे क्या करेगा, चोरी का अपराध कारित करेगा। ठीक है। फिर इसका जो ग है वो बताता है मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल क को मिलता है। ठीक, वह उस बैल को इसलिए खास दिशा में हाँकता है कि वो मूल्यवान वस्तुएं बेईमानी से ले सके। जो ही इस बुल ने गतिमान होना आरंभ किया, क ने मूल्यवान वस्तुओं की चोरी की। तो आप ऐसा समझिए कि मूल्यवान वस्तु की पेटी ले जाते हुए एक बैल को क मिलता है। तो इसको ऐसा है कि बैल है एक, ठीक है, बैल को पहले हम लोग क्या किसके लिए प्रयोग करते थे, बैलगाड़ी में प्रयोग करते थे, नहीं तो बैल को ऐसे भी वस्तु ढोने के प्रयोग में छोटी मोटी चीजों के लिए लिया जाता था। तो एक बैल के संबंध में है कि उसको क्या है कि बैल क्या है, मूल्यवान वस्तुओं की पेटी उसके साथ बंधी हुई है, और वो बैल को क्या है, जैसे उसको बैल किसको मिलता है, क को मिलता है। तो वह उस बैल को इसलिए खास दिशा में हाँकता है, अर्थात वो क्या करता है कि बैल एक दिशा से आ रहा है, तो उसको क्या करता है, उस बैल को अपने अपने हिसाब से उस दिशा की ओर हाँकता है, कि जिससे क्या वो मूल्यवान वस्तु बेमानी पूर्ण उससे बेमानी पूर्ण से ले सके। ठीक है, और ज्यों ही वो बैल को गतिमान होना प्रारंभ किया, अर्थात उसमें वो मान ली वो पूर्व की दिशा की ओर जा रहा था, लेकिन क्या है उस व्यक्ति ने उसको डंडा दिखाकर जैसे उसको पश्चिम दिशा की तरफ उसको खदेड़ना या उत्तर दिशा की तरफ खदेड़ना शुरू कर दिया। तो जैसे ही वह दूसरी दिशा की ओर बढ़ने लगता है, तो वहां पे उसका कार्य क्या है, बेमानी पूर्ण आशय से वो करता है, और उसका चाहत है कि वो मूल्यवान वस्तु को ले सके। तो जैसे ही वो बैल उस दिशा की ओर गतिमान होना प्रारंभ करता है, तो यहाँ पे जो क का कार्य है वो क्या होगा, वो मूल्यवान वस्तु के लिए चोरी का हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब देखते हैं घ, जो कहता है क जो य का सेवक है, जिससे य ने अपनी प्लेट की देखरेख नास्त कर दी है। य की सम्मति के बिना प्लेट को लेकर बेमानी से भाग गया, क ने चोरी की। तो यहाँ पे क्या है, सेवक और मालिक के संबंधित चीजों है, कि क्या मालिक की चीजों पर सेवक का कितना अधिकार होता है और क्या अधिकार नहीं होता है, कि कब मालिक की दी हुई चीजों पर सेवक उसको अपना अधिकार जता सकता है कि वो चोरी होगी कि नहीं होगी। तो क क्या कह रहा है, क जो य का सेवक है, ठीक है, यहाँ पे क है, क्या है वो, य का सेवक है, जिससे य ने अपनी पेट देख रेख की न्यास्त कर दी।
तो का जो यह का सेवक है उसमें क्या है, यह जो आप मालिक है मतलब, ठीक है, यह जो मालिक है वो क्या करता है, अपनी प्लेट है, एक सोने की प्लेट है मान ली, तो उसकी देख रेख के लिए अपने नौकर को दे के रखा है, न्यास्त कर दी है। तो यहाँ यह की सम्मति के बिना, उसके पास देख रेख के लिए दी गई है, तो यहाँ पे क्या है कि वह यह की सम्मति के बिना अगर वह व्यक्ति जो कर है वो प्लेट को लेकर बेईमानी से भाग गया, तो कर ने चोरी की है। इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई दुकानदार है, ठीक, तो दुकानदार ने कुछ धनराशि अपने सेवक को दी है बैंक में जमा करने के लिए, ठीक, कि एक मालिक है, दुकान का मालिक है, वो बोलता है कि आप इतनी 1 लाख रुपए है, इसको ले जाके आप बैंक में जमा कर दो। तो अगर वह व्यक्ति जो है वो अगर उसकी जो मतलब जो धन राशि है उसको लेकर भाग जाता है, तो वहां पे वो कार्य क्या होगा, चोरी के संबंध में गिना जाएगा। या ऐसा हो सकता है कि एक जो मालिक है वह कहता है कि यह एक मोबाइल फोन है या एक मूल्यवान वस्तु हो, अर्थात मान लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि वो जौहरी है मालिक, वह अपने जो नौकर वहां का जो सेवक है उसको क्या देता है, एक ज्वेलरी सेट देता है, ठीक है, उस ज्वेलरी जो हीरे की ज्वेलरी सेट या सोने की ज्वेलरी सेट है, उसको बोलता है कि आपको इस जो भी उसका क्लाइंट है, ठीक है, जो भी उसका ग्राहक है उसके घर में उसको डिलीवरी करने के लिए देता है। तो वह डिलीवरी करने के लिए उसको दे देता है, वह व्यक्ति अगर उसको डिलीवरी नहीं करता, उसको लेकर भाग जाता है, तो वहां पे क्या होगा, वह चोरी की श्रेणी में आ जाएगा। तो यहां तक आपको अगर चीजें समझ आ गई होगी, तो ये बहुत लंबा है, इसको हम लोग बाकी चीजों को हम लोग कल देखेंगे। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि कभी भी जब हम चोरी की बात समझेंगे तो उसके लिए आपको 5 चीजें याद रखनी है। कि कोई भी जब चोरी का अपराध घटित होता है तो वह उसमें पहला होगा चल संपत्ति, उसके आवश्यक तत्वों के बारे में बता रहे हैं। चल संपत्ति होगी, दूसरा संपत्ति के बिना होगा, तीसरा उसे किसी कब्जे से हटाना, कब्जे से संपत्ति को हटाना होगा, कब्जे में से होगा, तीसरा चौथा होगा बेईमानीपूर्ण नाश से, और पांचवा होगा संपत्ति को हटाना के संबंध में। आगे की परिचर्चा हम कल की क्लास में करेंगे।